हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। पेपर 6 डी के लिए तैयार कर रहा हूँ, पेपर 6 डी के लिए, और पेपर 4 के लिए भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे इस चैप्टर में आने से पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि ये एक्ट क्यों आया था, हम ये एक्ट क्यों पढ़ना चाहते हैं, और सीए के अंदर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्यों आया। बेसिकली इसके अंदर क्या होता था, इस चैप्टर का नाम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी की लॉन्ड्रिंग होती थी। मनी का लॉन्ड्रिंग मतलब क्या होता है कि लोगों के पास ना ब्लैक मनी होती थी, उस ब्लैक मनी को किसी तरीके से वाइट मनी के अंदर कन्वर्ट करना, एक ये प्रोसेस था। इट इज़ अ प्रोसेस यूज्ड बाय क्रिमिनल्स टू वॉश देयर टेंटेड मनी टू मेक इट क्लीन। जो क्रिमिनल्स थे, ब्लैक मनी का मतलब क्या होता है, आपने कोई क्राइम किया, क्राइम करके पैसे कमाए। अब क्राइम करके पैसे कमा लिए, वो आपका मनी जो होती है वो मनी आपकी कहलाती है ब्लैक मनी। अब वो आप किसी को दिखा तो सकते नहीं कि ये पैसा कहाँ से आया, दिखाओगे तो आपको जेल हो जाएगी। तो उसको किसी तरीके से, गलत तरीके से वाइट मनी के अंदर कन्वर्ट करना, उस प्रोसेस को मनी लॉन्ड्रिंग बोला जाता है। So it is the process by which illegal fund assets are converted into legitimate funds and assets. In other words, it is basically the process converting illegal black money of person in a legal or white money. अब इस एक्ट को क्यों लाया गया, इसके पीछे क्या पर्पस था? ट्विन पर्पस थे इसके, दो पर्पस थे। एक तो हम मनी लॉन्ड्रिंग होने नहीं देंगे, और दूसरा, अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग करके यानी कि क्राइम करके प्रॉपर्टी जनरेट कर ली, उस प्रॉपर्टी को हम कन्फिस्केट कर लेंगे। हमारे दो पर्पस हैं, ना हम मनी लॉन्ड्रिंग होने देंगे, दूसरा अगर कर ली तो कन्फिस्केट कर लेंगे आपकी प्रॉपर्टी को। तो अब हम जानते हैं ऐसे कौन से मेथड्स हैं जहाँ से आप ब्लैक मनी बनाते हो। ब्लैक मनी कौन कौन से काम को बोला जाता है? तो सबसे पहले कह रहा है कि आपने कैश को स्मगलिंग करा। कैश स्मगलिंग का मतलब क्या होता है? मूविंग कैश फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। अब आपने यहाँ पैसा कमाया गलत तरीके से, और उस पैसे को आपने फ़ॉरन में स्विस बैंक में जमा करवा दिया, फ़ॉरन के किसी अकाउंट में पैसे में जमा करवा दिए, तो यहाँ पता ही नहीं चलेंगे, तो मतलब ब्लैक मनी। स्ट्रक्चरिंग। स्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कैश। कैश इज ब्रोकन डाउन इनटू फॉर्मल रिसिप्ट्स टू बाय मनी ऑर्डर। स्मॉलर अमाउंट आर हार्ड टू डिटेक्ट। ये क्या कह रहा है कि आपके पास बहुत बड़ा पैसा है कोई, उस पैसे को ना आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के उसके फॉर्मल तरीके बना दो, फॉर्मल रिसिप्ट तैयार कर दो, क्योंकि इस छोटे अमाउंट को डिटेक्ट करना ना मुश्किल होता है। इसका एक एग्जाम्पल और भी है, जैसे नीचे दिया हुआ है, क्रिएटिंग बोगस कंपनी और बुकिंग फॉल्स इनकम। अब आपके पास पैसे हैं, गलत तरीके से क्राइम करके आपने पैसा कमा रखा है, आप बोगस कंपनियाँ तैयार कर दो जो एक्चुअल में कंपनी नहीं है, और उसके अंदर इनकम बुक करनी शुरू कर दो। ऐसे में ऊपर वाला पॉइंट जो बता रहा था तुम्हारे को, आपके पास कोई अमाउंट है, आप धीरे धीरे उसको कंपनियों के अंदर डालते रहो, फॉर्मल रिसिप्ट तैयार करते रहो उनकी, ऐसे करके आप ब्लैक मनी तैयार कर सकते हो। रियल एस्टेट में पैसा लगा दिया आपने, प्रॉपर्टी खरीद ली और प्रॉफिट कमा लिया, हवाला ट्रांजैक्शन कर ली, स्टॉक मार्केट में स्कैम कर लिए, ड्रग्स, ब्राइबरी, करप्शन, ब्राइबरी ले ली, रिश्वत ले ली कहीं से आपने, वो भी आपका ब्लैक मनी है। किडनैपिंग कर दिए, बच्चे चोरी कर लिए, आपको बोल दिया उसका बच्चा चोरी कर ले, मैं 1 करोड़ रुपये दूंगा, ये आपका ब्लैक मनी है सारी। हवाला ट्रांजैक्शन क्या होती है, हमारी नेक्स्ट पेज पे आ रही है अभी। तो यहीं पे इसका दोबारा पर्पस दिया अभी, इस गंदी हरकतों की वजह से, ये जो गंदे काम हो रहे थे, ब्लैक मनी को वाइट मनी के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे, लोग ऐसा कर रहे थे, तो इसके लिए हमारे को एक एक्ट की ज़रूरत थी। तो हम एक्ट लेके आए, मनी लॉन्ड्रिंग बिल पास हुआ 1998 के अंदर, जो कि आगे जाके एक्ट बन गया और केम इनटू फोर्स 1 जुलाई 2005 को ये फोर्स में आ गया था। ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके? दो वही, ना होने देंगे, अगर कर लिया तो प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर लेंगे। चलो, हवाला ट्रांजेक्शन कैसे काम करती है? अब मान लो कि मैं यहाँ पर हूँ, और मुझे फ़ौरन के अंदर अपने दोस्त को एक पेमेंट करनी है। ठीक है, पैसा मेरे पास 2 नंबर गया। तो हवाला ट्रांजेक्शन क्या होती है, मैं यहाँ पर एक एजेंट से बात करूँगा कि मेरे को ये पैसा बाहर पहुँचवाना है। मैंने अपने एजेंट से बात करी, एजेंट ने अपने दोस्त को एक फ़ोन मारा, फ़ौरन के अंदर यूएस के अंदर मेरे को पेमेंट करनी थी। मेरे एजेंट ने अपने एक दोस्त को फ़ोन मारा कि ऐसे है भी, तू ना इस बंदे को जाके वहाँ पे पेमेंट करा। जिसको मैंने पेमेंट करनी थी ना, उसके पास पेमेंट पहुँच गई वहाँ के एजेंट के थ्रू। बीच में इन दोनों ने कमीशन खा लिया, एजेंट ने। इसको बोलते हैं हवाला ट्रांजेक्शन। मैंने अपने एजेंट को पेमेंट करी यहाँ पे, उधर वहाँ के एक बंदे ने जिसको पेमेंट मैं देना चाहता था, उसको जाके वो पेमेंट दे आया। तो ये होती हैं हवाला ट्रांजेक्शन। उसके बाद हमारा था फिर से वही ऑब्जेक्ट दे दिए दोनों, ना होने देंगे, और अगर कर ली तो कन्फिस्केट कर लेंगे। उसके बाद हमारा ओवरव्यू दिया हुआ है, इस चैप्टर में हमारे को क्या क्या पढ़ना है, इसके कुछ रूल्स वगैरह दिए हुए हैं। ठीक है, हमारा चैप्टर होता है यहाँ से स्टार्ट। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट। ये एक्ट कब आया था? इस एक्ट का क्या नेम है? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में ये एप्लीकेबल है। कुछ प्रोविजन है सारे एकदम से एप्लीकेबल नहीं होते, तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दे दे के डिफरेंट डिफरेंट डेट पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजन लाती रहती है हर एक्ट के अंदर।
तो पहले ये 2005 में जैसे अपन ने पढ़ा था 2005 में आया था, फिर 2009 के अंदर अमेंडमेंट हुई थी इसके अंदर, और 2012 के अंदर फिर से अमेंडमेंट होगी थी इसके अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इसके अंदर अपनी डेफिनेशन आती है, वो आती है मनी लॉन्ड्रिंग की। एक मनी लॉन्ड्रिंग होगी और एक प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होगी। ये दो ही डेफिनेशन है, कोई भी क्वेश्चन पेपर के अंदर आ जाए इनमें से एक डेफिनेशन जरूर लिखनी आएगी पेपर के अंदर। तो इसको तो आप थोड़ा सा स्टार लगा के रख लो, 3 स्टार। इसके पेपर के अंदर कोई भी क्वेश्चन आता है, या तो मनी लॉन्ड्रिंग का कोई क्वेश्चन आता है या प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में आता है, तो 2 नंबर तो इसके ही हो गए हमारे। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? हैज़ द मीनिंग असाइंड टू इट सेक्शन 3, इट इज ऑब्जर्व दैट व्हाटसोएवर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अटेम्प्ट्स टू इंडल्ज, नोविंगली असिस्ट और नोविंगली इज ए पार्टी, या एक्चुअली इन्वॉल्व हो। या तो आपने अटेम्प्ट करा, या आप उसमें इंडल्ज हो, या आपने किसी की मदद करी नोविंगली असिस्ट, या नोविंगली इज ए पार्टी, या एक्चुअली इन्वॉल्व हो आप उस प्रोसेस के अंदर। किसके अंदर इंक्लूडिंग क्या क्या चीज़ें आएंगी? कंसीलमेंट, आपने कोई क्राइम करके पैसा छुपाया, या आपके पास उस पैसों की पोजेशन है, यानी कि काम मैंने गलत करा और वो जो पैसा है, प्रॉपर्टी पैसा आया, वो पैसा मैंने आपके घर रख दिया, आप भी फंस जाओगे इसके अंदर। जितनी पार्टी है ना इसके अंदर, जितने घर के अंदर पैसा पड़ा है इसका, वो और फंस जाएंगे। एक्विजिशन करा, प्रोजेक्टिंग और क्लेमिंग इट एज अनटेंड प्रॉपर्टी। अनटेंटेड प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ऐसी प्रॉपर्टी जो मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर नहीं दिखाई हुई। और वैसे भी सोच के देखो, मान लो किसी ने मर्डर करके पैसे कमाए हैं, तो वो क्या बैलेंस शीट में लिख देगा मर्डर 1, मर्डर 2, मर्डर 3, मेरे इतने मर्डर करके पैसे, बैलेंस शीट की एक्सरसाइज ऐसे नहीं लिख सकता ना, वो अनटेंटेड मनी है। तो अगर आपने ये काम करा तो आप गिल्टी है रहोगे मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, ये माना जाएगा कि आपने वो ऑफेंस कर दिया। अब अगली डेफिनेशन आती है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, नाम से पता चल रहा है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। अब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब क्या है? क्राइम करने के लिए आप इस एक्ट में नहीं फंसोगे कभी भी। आपने मर्डर करा तो मर्डर के लिए तो क्रिमिनल एक्ट है अलग से, आप वहाँ फंसोगे, क्रिमिनल एक्ट अपने आप देख लेगा अपने आपको। फिर इस एक्ट में क्यों फंसोगे? उस क्रिमिनल एक्टिविटी से आपके पास कुछ आया है, पैसा आया, पैसा प्रॉपर्टी आई है आपके पास, वो प्रोसीड्स आई है ना, वो आपके पास पड़ी है, तो पीएमएल एक्ट तो लगेगा आपके ऊपर। तो एज प्रॉपर्टी डिराइव्ड और ऑब्टेन डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय एनी पर्सन एज ए रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी, आपके पास पैसा आया क्राइम करके। वो कौन सा ऑफेंस करा आपने? वो ऑफेंस है शेड्यूल्ड ऑफेंस। अब शेड्यूल्ड ऑफेंस क्या होते हैं अभी देखते हैं। वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी, वेयर सच प्रॉपर्टी इज टेकन हेल्ड आउटसाइड कंट्री देन प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट इन वैल्यू हेल्ड विद इन द कंट्री अब्रॉड। अब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के अंदर क्या होता है? इंक्लूड्स प्रॉपर्टी नॉट ओनली डिराइव्ड ऑब्टेन फ्रॉम द शेड्यूल्ड ऑफेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो इसको, हाईलाइट कर लो इसको। इसका मतलब ये यहाँ पे क्या बता रहा है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब सिर्फ शेड्यूल्ड ऑफेंस से ही आया हुआ पैसा नहीं होता, ऑल्सो एनी प्रॉपर्टी विच में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिराइव्ड ऑब्टेन एज ए रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी। तो यहाँ से हम सीरीज बना सकते हैं कि क्या सिर्फ ओनली शेड्यूल्ड ऑफेंस ही आते हैं, या कुछ और भी आता है? भाई और भी आता है शेड्यूल्ड ऑफेंस, बट ऑल्सो एनी प्रॉपर्टी विच में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी डिराइव्ड और ऑब्टेन एज ए रिजल्ट ऑफ एनी क्रिमिनल एक्टिविटी। अब प्रॉपर्टी की बात कर रहा था, ये इंक्लूड्स प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी कौन सी? कोई भी, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो, कॉर्पोरियल नॉन कॉर्पोरियल, कोई मर्जी हो, सारी एसेट्स इसके अंदर कवर्ड हो जाएंगे। अब इसने वर्ड यूज़ करा था शेड्यूल्ड ऑफेंस होना चाहिए। तो शेड्यूल्ड ऑफेंस क्या होता है? शेड्यूल्ड ऑफेंस होते हैं ये देखो, ऐसे ऑफेंसेस जो पार्ट ए में आते हैं, पार्ट बी, पार्ट सी में आते हैं, यहाँ पे भी नहीं बताया। तो शेड्यूल्ड ऑफेंस हमारे को कहाँ दिखाया हुआ है? अच्छा, शेड्यूल जो पार्ट बी के ऑफेंस होते हैं ना, वो 1 करोड़ से ज़्यादा होने चाहिए, तो आप फंसोगे यहाँ पर। अच्छा, ये शेड्यूल्ड ऑफेंस होते कौन से हैं? तो चैप्टर के लास्ट में जाते हैं, वहाँ पे दिए हुए हैं हमारे को, ये रहे। जैसे पार्ट सी के दिए हुए हैं, पार्ट बी, ऐसे 29 पैराग्राफ्स हैं पार्ट ए के अंदर। ये सारे ऑफेंसेस आपके शेड्यूल्स ऑफेंस होते हैं। यानी कि ये देखो, आपने कोई पोल्यूशन से रिलेटेड कोई कर दिया, वाटर से रिलेटेड, एनवायरमेंटल से रिलेटेड कोई ऑफेंस कर दिया, प्लांट से रिलेटेड, बायोलॉजिकल, आईटी, बहुत सारे इसके अंदर कवर्ड है। ट्रेडमार्क से रिलेटेड कोई आपने ऑफेंस कर दिया, कॉपीराइट चोरी करा किसी से, फॉरनर, पासपोर्ट से रिलेटेड, इमिग्रेशन, बहुत सारे हैं इसके अंदर। ये सारे अपने शेड्यूल्ड ऑफेंस हैं पार्ट 1 के, सब पार्ट 1 के हैं। ये देखो 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। चलो वापिस चलते हैं आप अपने। उसके बाद हमारी कुछ डेफिनेशंस हैं, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। कुछ डेफिनेशंस जैसे अथोराइज पर्सन, अटैचमेंट, ये क्या होते हैं, ये एक लाइन दी है, या पढ़ सकते हो। और एक दो मैं आपको टॉपिक के साथ करवा दूंगा, पूरी डिटेल में करवाऊंगा, छोड़ते हम कुछ भी नहीं। और जैसे क्रॉस बॉर्डर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, लेकिन इसका हमारे पास पूरा टॉपिक है, एक बहुत अच्छा टॉपिक है इसका, वहाँ पर इसको हम डिटेल में कवर कर लेंगे। तो डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको टॉपिक के साथ कवर कर लूँगा सारे। मेन जो दो थी वो मैंने बता दी। अब यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग सेक्शन 3 जो हमने अभी पढ़ा है, हुसोएवर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटेंड टू इंडल्ज नोविंगली असिस्ट नोविंगली इज पार्टी, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना,
वो सेक्शन 3 के अंदर इन्होंने दोबारा लिख दी। A person shall be guilty of offense money laundering if such person is found to have directly, indirectly, attempt to indulge, knowingly assist, knowingly is a party, actually involved. One or more of the following persons. कौन कौन से थे वो? Concealment, possession, acquisition, projecting, untainted money. ये सारी आपकी सेक्शन 3 में फंस जाओगे आप। अब सेक्शन 3 में फालतू क्या लिखा हुआ है? फालतू ये लिखा हुआ है, ये जो ई एन एक सिंगल होता तो सिंगल प्रोसेस ही है। जब जैसे आपने मनी लॉन्ड्रिंग करी है तो ये सिंगल प्रोसेस ही, लेकिन इसको 3 स्टेजेस में बांटा गया। पहली स्टेजेस क्या है? पैसा कमाओ। इनिशियल स्टेज में आपने गलत तरीके से पैसा कमाया, उसको फॉर्मल सिस्टम में लेके आओ। फॉर्मल सिस्टम का मतलब क्या है कि अब आपके पैसे तो आ गए, अब ये काम आपके करवाएगा कौन? चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गया। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाके वो क्लाइंट बोलता है कि ऐसे मेरे पास 1 करोड़ रुपया, ठीक है, मैंने गलत तरीके से पैसे कमाए। चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको सलाह देगा कि इसको वाइट में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक? अब आप क्यों बढ़ रहे हैं? अगर कोई ऐसा ये करता है तो हमें बचाना है, इन चीज़ों से बचना है। और अगर क्लाइंट करता है तो उसकी खबर देनी है अपने को, ठीक है, हमें ये गलत काम नहीं करना। चलो वो क्या करेगा? अगर वो करेगा तो अगर ब्लैक मनी को वाइट मनी के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, वो उसको सलाह देगा इस तरीके से कि इस पैसे को वाइट में कैसे लेके आना। बोगस कंपनियाँ क्रिएट करवा देगा उसकी, जो एक्चुअल में होंगी नहीं। फिर वो ये ब्लैक मनी को धीरे 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 उस कंपनी में लेके जाएगा और वहाँ पे बुकिंग करना शुरू करेगा। लेयरिंग बना देगा, उसके इतने टुकड़े कर देगा ट्रांजेक्शन्स के, 1 करोड़ के इतने टुकड़े कर देगा, इतने टुकड़े कर देगा, इतनी बार उस ट्रांजेक्शन को घुमा देगा, आप बैक जाते जाते आपको ये पता ही नहीं चलेगा ओरिजिनल ट्रांजेक्शन शुरू कहाँ से हुई है। इतनी टॉपिक घुमा देगा वो। थर्ड एंड फाइनल स्टेज क्या है? फाइनेंशियल सिस्टम में ले आएगा उसको धीरे धीरे, इन सच ए वे ओरिजिनल एसोसिएशन विद द केम इनटू सो टू बी ओब्लिटेटेड, खत्म ही हो जाएगी वो चीज़, आपको पता ही नहीं चलेगी। प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन, इसके 3 स्टेप रहते हैं। टॉपिक घुमाना बोलते हैं इसको। अगर आपने ऐसा काम करा तो आपके ऊपर पनिशमेंट है 3 साल से 7 साल की आपके ऊपर जेल है। और अगर आप नारकोटिक ड्रग्स में फंस जाते हो, अगर आपका ऑफेंस नारकोटिक ड्रग्स से रिलेटेड है, तो 3 साल से 7 साल की जगह 3 साल से आपकी ये जो ऑफेंस है बढ़ा के 10 साल कर दिया जाएगा। फाइन तो लगेगा ही लगेगा साथ। उसके बाद नीचे केस लॉ दिया, उसमें अंदर ये बताया कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर जो भी आप ऑफेंस करते हो वो सारे के सारे कोग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। कोग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है? नॉन बेलेबल, इसकी बेल भी नहीं मिलती। अब कहता है अटैचमेंट करनी है। अब अपने को अटैचमेंट करनी है तो अटैचमेंट के लिए आपका जो रैंक है वो डिप्टी डायरेक्टर होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। डिप्टी डायरेक्टर या इससे ऊपर वाला कोई भी बंदा, अथॉरिटी, अथोराइज पर्सन, उसके पास रीज़न टू बिलीव है। रीज़न टू बिलीव क्या है कि इस बंदे के पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो इसने क्राइम करके पैसा कमाया है। और प्रोसीड्स ऑफ crime are likely to conceal, transfer, dealt with in any manner which may result in frustrating any proceeding related to confiscation of such proceeding of crime under this chapter। तो प्रोविजनली अटैचमेंट का आप उसको ऑर्डर दे देंगे, उसकी प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर देंगे, ऑर्डर देंगे 180 डेज़ का। अब आपको ये ऑर्डर देना है तो उसके लिए आपके पास 3 कंडीशंस होती हैं। आप किसी को ऐसे प्रोविजनली अटैचमेंट का ऑर्डर नहीं दे सकते। वो 3 कंडीशन क्या है? ये रिपोर्ट आपको मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करनी है। कंप्लेंट हैज़ बिन फाइल्ड by a person authorized to investigate the offence mentioned in the schedule. Similar report complaint has been made filed under the corresponding law of any other country। ये 3 कंडीशनें पूरी करनी है तो ही आप प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आप अटैचमेंट नहीं कर सकते। और ये मैक्सिमम पीरियड होता है अटैचमेंट का। उसके बाद कहते हैं मान लो कि कोई स्टे पीरियड आ जाता है, इंजक्शन पीरियड आ जाता है, हाई कोर्ट ने आपका स्टे ऑर्डर लगा दिया, बीच में ये एक 180 डेज चल रहे थे, बीच में आपकी कोई स्टे पीरियड लगा दिया, रुक दिया, आपकी प्रोसीडिंग को रोक दिया गया। उस पीरियड को 180 डेज से हम एक्सक्लूड कर देंगे। ये हर चैप्टर में होता है। अगर आपका स्टे ऑर्डर लग जाए तो आपकी प्रोसीडिंग का टाइम रुक जाता है, वो काउंट नहीं होते उसमें अंदर। उसके बाद कहता है कि अगर वो स्टे ऑर्डर के बाद अगर आपका पीरियड कम बच जाता है तो हम उसको फर्दर 30 डेज से एक्सटेंड कर सकते हैं। ए फर्दर पीरियड नॉट एक्सटेंडिंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ वैकेशन और सच ऑर्डर शैल बी काउंटेड। हम 30 दिन और बढ़ा देंगे। जैसे ही आपका 180 डेज खत्म होंगे ना, 180 डेज खत्म होंगे स्टे ऑर्डर को हटाने के बाद, स्टे ऑर्डर हटा दिया, अब आपके पास अगर 30 दिन मेरे को और बढ़ाना चाहता हूँ तो 30 दिन में और बढ़ा दूंगा, यानी कि 180 + 30 डेज मिल जाते हैं अपने को यहाँ पर। उस पर कहता है इसकी कॉपी फॉरवर्ड कर दो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को साथ के साथ प्रोविजनल अटैचमेंट की, ताकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन का काम वो शुरू कर ले। उसको पता चलती भी ऐसा काम चल रहा है, प्रोविजनल अटैचमेंट हुई हुई है प्रॉपर्टी, आगे इन्वेस्टिगेशन का काम फिर वो करेगा ना। पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ अटैचमेंट ऑर्डर 180 डेज अभी हमने पढ़ लिया। उसके बाद कहता है अच्छा यहाँ पे कॉपी, ये सील्ड वाली बात थी, ये रही जो हम कॉपी फॉरवर्ड करते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, वो सील्ड इन्वॉल्व के अंदर होनी चाहिए, पूरा सील्ड होनी चाहिए वो। अब 4 पॉइंट आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंस्टीट्यूट ने यहाँ से मजे ले लिए अपने। नो इफेक्ट ऑन राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी। नो इफेक्ट ऑन राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि मैंने आपकी प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर लिया,
ठीक है, तो क्या आप उस प्रॉपर्टी को उसके बाद यूज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते? देखो ये प्रोविजनली अटैचमेंट है, अटैचमेंट थोड़ी कर दी, ये तो प्रोविजनली अटैच करी है आपकी, कन्फिस्केशन थोड़ी कर लिया मैंने आपकी प्रॉपर्टी, जो आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते। ये तो मैंने एक ऑर्डर दिया कि हाँ मेरे अंदर होगी, अब आप इस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उस प्रॉपर्टी को यूज़ ही नहीं कर सकते, यूज़ कर सकता तू, ये सेक्शन तेरे को प्रिवेंट नहीं करता एन्जॉयमेंट ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी से, यूज़ कर, कोई दिक्कत नहीं है, बस बेच नहीं सकता। हाईलाइट कर लेना, पेपर के अंदर रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको लगा के रखना स्टार वगैरह। कंप्लेंट अगेंस्ट अटैचमेंट बिफोर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कितने टाइम के अंदर देनी है इसको? 30 डेज के अंदर अंदर। उसके बाद अपना सेक्शन 6 आता है, ये अपना रीडिंग टॉपिक है। इसके अंदर एक चेयरपर्सन होगा, 2 अदर मेंबर्स होंगे। मेंबर्स को, उस 2 मेंबर के अंदर एक मेंबर को पूरा एक्सपीरियंस होना चाहिए लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, अकाउंटेंसी का। एलिजिबिलिटी क्या है चेयरपर्सन की? एलिजिबिलिटी क्या है? ए पर्सन शैल हाउएवर नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए मेंबर, अगर उसको वो डिस्ट्रिक्ट जज का क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए, या मेंबर होना चाहिए वो लीगल सर्विस का, इंडियन लीगल सर्विस का। हमें याद तो करनी नहीं, हमारा ओपन बुक पेपर है, छाप देंगे यहाँ से। फाइनेंस, अकाउंटेंसी, एडमिनिस्ट्रेशन की उसको नॉलेज होनी चाहिए। अपॉइंटमेंट चेयरपर्सन ऑफ ए सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा इन दोनों को। ज्यूरिसडिक्शन क्या रहेगी? ज्यूरिसडिक्शन में ये बता रहा है कि इनके बेंच बना दिए जाते हैं, एक बेंच से दूसरे बेंच को ये ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, केस भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं इधर से उधर। और इनका जो बेंच है ये जहाँ पे देखते हैं उनका ऑफिस जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। ट्रांसफ़र ऑफ मेंबर वही बात, एक बेंच से दूसरे मेंबर बेंच को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कोई केस है इनको लगता है हमारे से हैंडल नहीं कर रहा, दूसरे बेंच को दे देंगे, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पूरी पावर होती है इनके पास। ऑफिस का जो टर्म है वो 5 साल का होता है, मैक्सिमम 65 साल एज होती है इनकी, और 65 साल से ज़्यादा ये इनको छोड़ना पड़ेगा, नहीं अपॉइंटमेंट कर सकते। सैलरी अलाउंसेस जो भी प्रिस्क्राइब्ड होती हैं वो दे दी जाएंगी, और सैलरी आपकी वैलिड नहीं होगी, हम बाद में चेंज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि बाद में चेंज कर देंगे कि आपकी डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट, ऐसा नहीं करेंगे आपके साथ, जो है वही रहेगी। फाइलिंग ऑफ वैकेंसी में ये कह रहा है, कई बार क्या होता है कि अगर आपकी कोई टेम्परेरी एब्सेंस की वजह से चेयरपर्सन की अदर मेंबर के अंदर कोई वैकेंसी आ जाती है, वो छोड़ के चले जाते हैं, तो उनकी वैकेंसी को फाइल अप कर दिया जाएगा। और प्रोसीडिंग में भी कंटिन्यूड बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फ्रॉम द स्टेट एट विच वैकेंसी इज फाइल्ड, प्रोसीडिंग आपकी चलती रहेंगी। आपको ऑफिस छोड़ के जाना है तो कम से कम 3 महीने का नोटिस दे के जाना, कम से कम 3 महीने का नोटिस ज़रूरी है। अब 3 महीने आप नहीं जा सकते। अब मान लो मुझे आज छोड़ने, मुझे अपना ये ऑफिस को छोड़ना है, मैं चेयरपर्सन हूँ, तो 3 महीने पहले मेरे को कंपनी को बताना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा अथॉरिटी को कि मैं तुम्हारे को छोड़ना चाहता हूँ। तो या तो नया बंदा जब तक नहीं आ जाता, या तो मेरे 3 महीने, या मेरा टाइम ही एक्सपायर हो गया 65 साल वाला, या 5 साल वाला, या 65 साल हो गए, या नया बंदा नहीं आ जाता। 3 चीज़ें होती हैं, या तो मेरे 3 महीने पूरे हो जाए, या मेरा टाइम हो एक्सपायर वाला पूरा हो जाए 5 साल और 65 साल वाला, ठीक है, या नया बंदा। इन तीनों में से जो विच एवर इज अर्लियर होगा, जो काम पहले हो गया, मेरे को वहाँ पे ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। चेयरपर्सन अदर मेंबर शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट बाय ऑर्डर मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर गिविंग नेसेसरी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेard। इनको हटाना हो तो कम से कम अपॉर्चुनिटी बीइंग हेard जरूर देंगे इनको। अक्रेंस ऑफ वैकेंसी इन द इवेंट ऑफ अक्रेंस ऑफ एनी वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन, डेथ, रेजिग्नेशन, कोई भी हिसाब से किसी की डेथ हो जाती है, रिजाइन कर जाता है, तो कैजुअल वैकेंसी होगी वहाँ पे क्रिएट होगी। उस वैकेंसी के अंदर अब क्या होगा, जब तक नया बंदा नहीं आ जाता, सीनियर मोस्ट मेंबर होगा ना, वो चेयरपर्सन का काम करता रहेगा अंटिल द डेट विच न्यू चेयरपर्सन अपॉइंटेड अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। डिस्चार्ज द फंक्शन इन द एब्सेंस ऑफ चेयरपर्सन सीनियर, यही वाला बंदा सीनियर मोस्ट मेंबर डिस्चार्ज करता रहेगा फंक्शन। अब यहाँ कहता है पावर ऑफ एओ टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है ना, वो बाउंड नहीं है कि मुझे सिविल प्रोसीजर की बातें माननी है, किसी भी तरीके से बाउंड नहीं हो, मेरे पास खुद के तरीके हैं, मैं नेचुरल जस्टिस करके, प्रिंसिपल फॉलो करके जो सज़ा सुनानी है, जो भी ऑर्डर देना है वो दूंगा। मैं बाउंड नहीं हूँ सिविल प्रोसीजर के अंदर क्या लिखा होगा। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल नॉट बी बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। आज मुझे लगता है ये ऑर्डर देना, दे दूंगा। स्टाफ कौन कौन सा रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड ईच एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विद ऑफिसर एम्प्लॉई एस गवर्नमेंट, जो भी उनको ठीक लगेगा, साथ उनके अंदर ऑफिसर ऐड कर सकते हैं। ऑफिसर और एम्प्लॉई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिस्चार्ज करेंगे फंक्शन को चेयरपर्सन के सुपरिटेंडेंस में, बातें मान के। सैलरी अलाउंसेस हम आपके प्रिस्क्राइब फिक्स कर देंगे, प्रिस्क्राइब हमारे मैनर्स, उसके अकॉर्डिंग आपको दे देंगे। अब कहता है नोटिस दूंगा, सर्विस ऑफ नोटिस। अब नोटिस दो जिसने ये क्राइम करा, आपके पास रीजन टू बिलीव है कि एक बंदे ने ऑफेंस करा है सेक्शन 3 के अंदर, उसके पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, 30 डेज़ का नोटिस दो उसको। भाई फटाफट हमारे को ये बता 30 दिन के अंदर, हम उसको 30 दिन के अंदर नोटिस देंगे, ठीक है। इट में सर्वे नोटिस नोट लेस देन 30 डेज ऑन सच पर्सन कॉलिंग अपॉन हिम टू इंडिकेट। भाई तू इंडिकेट कर हमारे को कि तूने ये पैसा कहाँ से कमाया, तूने ये पैसा कमाया कैसे, तेरे पास पैसा कहाँ से आया था ये, और हमारे को एविडेंस दे जिससे ऊपर मैं ये रिलाई कर पाऊँ कि तूने ये पैसा क्राइम करके नहीं कमाया। मेरे को कोई एविडेंस तो दे जिससे मैं रिलाई कर पाऊँ कि तूने ये पैसा सही तरीके से कमाया। कोई भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, शो कर। मैं तेरी प्रॉपर्टी को क्रिमिनल एक्टिविटी क्यों ना मानूँ, मैं तो क्रिमिनल में डाल रहा हूँ तेरी प्रॉपर्टी को, ठीक है। तू शो कर, शो कुछ नोटिस दो उसको
Why such property should not be declared to be property involved in the money laundering? Person on behalf of any other person hold property specified notice where a notice under subsection specify any property held by person behalf of any person. Copy of such notice shall also serve to other person. अगर आपको लगता है किसी और को भी देना है उसको भी दे दो. आपको लगता है ये बंदा भी इसके अंदर इन्वॉल्व है उसको नोटिस भेज दो. अगर वो प्रॉपर्टी दो जनों के हाथ में है, दो जॉइंटली हेल्ड है, दोनों को नोटिस भेजो. दोनों को नोटिस भेजना जरूरी है. ऑर्डर ऑफ ये. अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या ऑर्डर देगा? कंसीडर करेगा इस रिप्लाई को. रिप्लाई आएगा वहाँ से, उसको कंसीडर करेगा, पढ़ेगा, उसको देखेगा क्या लगता है, हीरिंग करेगा, एग्रीड पर्सन देखेगा, ठीक है, फाइंडिंग करेगा, रिकॉर्ड है फाइंडिंग वेदर ऑल और एनी ऑफ द प्रॉपर्टी रेफर्ड नोटिस इशूड आर इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग है या नहीं है. इफ द प्रॉपर्टी इज क्लेम्ड by a person other than person to whom notice has been issued, such person shall also be given an opportunity of being heard to prove that property is not involved in money laundering. ऑर्डर दे देंगे आप उसको. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है, अगर उसको लगता है ये प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, ऑर्डर दे देगा राइटिंग के अंदर, कंफर्म कर देगा ये प्रॉपर्टी तेरी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर है, हम इसको अटैच कर रहे हैं, या तो अटैच कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं प्रॉपर्टी को. पीरियड फॉर अटैचमेंट, रिटेंशन, फ्रीजिंग. अब ना इन्वेस्टिगेशन का काम शुरू हो गया. अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आगे इन्वेस्टिगेशन करेगा, तो इन्वेस्टिगेशन पे वो 365 दिन लेता है, मैक्सिमम 365 दिन आप इसके ऊपर काम कर सकते हो. और कंटिन्यू रखो आप ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 365 डेज. इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ से मजे ले चुका. इन्वेस्टिगेशन का केस स्टडी में इसने डाल दिया था. तो इन्वेस्टिगेशन पूछ ले तो 365 डेज, प्रोविजनल अटैचमेंट पूछ ले तो 180 डेज. एक बार आपको अच्छे से पढ़ना जरूरी है ये सब्जेक्ट. बिकम द फाइनल ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन इज पास हो जाएगा. Confirmation of provisional order. Where the provisional order attachment made under section 5 has been confirmed, deputy director or any other officer authorized by him behalf shall forfeit take possession ले लेगा उसकी. अगर उसको लगता है ऐसा करना प्रैक्टिकेबल नहीं है, मैं उसकी फिजिकल वो पोजेशन नहीं ले सकता, तो कोई ना कोई अरेंजमेंट कर देगा वहाँ पे. ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन शैल हैव द सेम इफेक्ट इट प्रॉपर्टी हैज़ बीन टेकन पोजेशन ऑफ. वहाँ पे कोई ना कोई वो अरेंजमेंट कर देगा. फाइनल ऑर्डर कन्फर्मेशन दे देगा, फाइनल ऑर्डर दे देगा प्रॉपर्टी अटैचमेंट का. वेयर द ट्रायल अंडर एक्ट कैन नॉट बी कंडक्टेड. इसका मतलब क्या है, कई बार क्या होता है कि हम ना वो कंडक्ट कर नहीं पाते. क्या क्यों नहीं कर पाते? ये हम कंडक्टिविटी कर नहीं पाते. क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो बंदा ही मर गया, उसकी डेथ होगी, या एक्सक्यूज बीइंग डिक्लेयर्ड प्रोक्लेमेंडर ऑफेंडर, भाग गया यहाँ से, पैसे लेके बाहर चला गया. एनी अदर रीज़न, कोई भी रीज़न से हम उसकी हियरिंग कर नहीं पाए. कुड नॉट बी कंक्लूडेड. स्पेशल कोर्ट क्या करेगा? स्पेशल कोर्ट एप्लीकेशन मूव्ड बाय डायरेक्टर पर्सन क्लेमिंग इंटाइटल ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच ऑर्डर हैज बीन पास्ड, पास एप्रोप्रिएट ऑर्डर, जो उसको ठीक लगेगा, कन्फिस्केशन करनी है, रिलीज करना है, वो ऑर्डर दे देगा. स्पेशल कोर्ट के पास पावर चली जाएगी. वेयर प्रॉपर्टी स्टैंड कन्फिस्केशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्पेशल कोर्ट इन सच मैनर में भी प्रिस्क्राइब्ड डायरेक्ट कर सकते सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिस्टोर सच कन्फिस्केशन प्रॉपर्टी. और मतलब भैया स्पेशल कोर्ट शैल नॉट कंसीडर सच क्लेम अनलेस इट इज सेटिस्फाइड दैट क्लेमेंट हैज एक्टेड इन गुड फेथ, suffered losses despite having taken all reasonable precaution, not involved in the money laundering. स्पेशल कोर्ट को लगता है यार ये बंदा ना मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इंक्लूड नहीं है. अभी अपनी बातें पता क्या चल रही हैं, बस वो ये देख रहा है कि यार इस प्रॉपर्टी को मैं आगे कन्फिस्केट करूं या रिस्टोर कर दूं, मतलब इसको रिलीज़ कर दूं. तो अब उसको लगता है यार ये दो बंदों में से एक बंदा ऐसा है, इसको अपन ने धक्के से ले लिया, गुड फेथ में अंदर इसने काम करा था, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इसने क्राइम नहीं करा, सारे ने इसने नहीं करा, ये नॉट इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर. और रीजनेबल अपने रीजनेबल प्रिकॉशंस लिए हैं, उसको चेक करा, कोई लॉस इसकी वजह से नहीं है, बेचारे ने गुड फेथ में काम करा था. स्पेशल कोर्ट को अगर लगता है इट में थिंक फिट कंसीडर द क्लेम ऑफ द क्लेमेंट फॉर द पर्पज ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, उसको क्या कर देगा, वापस दे देगा, क्या लेगा यार. अब कहता है वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन सेंट्रल गवर्नमेंट. अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो प्रॉपर्टी वेस्ट हुई है वो फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसीज होती है. मतलब क्या है, अब मैंने जो प्रॉपर्टी आपकी कन्फिस्केशन करी है, अब उसने मेरे साथ चाल पता है क्या करी. मान लो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हूँ, मैंने ना किसी की प्रॉपर्टी कन्फिस्केशन कर ली. अब उसको पता था ये पकड़ा गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ले देगी. उसने क्या करा, 1 करोड़ का लोन लेकर प्रॉपर्टी गिरवी रख दी, ठीक है, मेरे को प्रॉपर्टी देने से पहले. अब वो 1 करोड़ लेके भाग गया, वो प्रॉपर्टी मेरे पास आ गई. मेरे प्रॉपर्टी क्या काम की आएगी, उस पर तो पैसे लोन चल रहा है, तो बैंक ने लेने उस पर पैसे, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ये तो फिर चूना लगा देगा. इसीलिए गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन सेक्शन 9 के अंदर पहले से डाल के रख दिया कि अगर आपके साथ कोई ऐसा करता है ना, वो उसके ऊपर इनकम्बरेंसीज क्रिएट ही इसकी वजह से करता है कि आपके पास वो जो प्रॉपर्टी जाए, ठीक है, वो चार्ज क्रिएट कर देता है उसके ऊपर. आपको पता चल गया ना, गवर्नमेंट के पास जो भी प्रॉपर्टी जाएगी ना, वो फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसीज मानी जाएगी. पूरी प्रॉपर्टी का हक गवर्नमेंट का रहेगा, किसी के पास कोई हक नहीं जाएगा उसका. अब नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कन्फिस्केटेड अंडर दिस चैप्टर. अब ये जो प्रॉपर्टी अपनी कन्फिस्केट कर दी, अब उसको संभालने के लिए एक बंदे की जरूरत होती है, तो हम उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर. सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर देकर पब्लिश इन ऑफिशियल गजट अपॉइंट कर सकती है किसी भी ऑफिसर्स को, मैनी ऑफिसर्स को,
जिनका रैंक नोट बिलो जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब तुमने क्या काम करना है, परफॉर्म करना है एडमिनिस्ट्रेटर का काम। इस प्रॉपर्टी को कन्फिस्केशन करना, फिर उसको बेचना, डिस्पोज ऑफ करना, ये सारे काम तू करेगा। एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट शैल मैनेज करेगा प्रॉपर्टी को, बेचना, ठीक है, डिस्पोज ऑफ करना, सारे काम। एडमिनिस्ट्रेटर शैल आल्सो टेक सच मेजर सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज वेस्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पर्टिकुलर एक बंदा चाहिए हमारे को कन्फिस्केशन करने के बाद, हम खुद तो करेंगे नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसको बोलता है मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कन्फिस्केटेड अंडर दिस चैप्टर सेक्शन 10। उसका कहता है पावर रिगार्डिंग समन प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये हमारा रिपीट हो रहा है हर चैप्टर से। और सिविल कोड के पास सिविल कोड की इनके पास पावर होती है डाइस की, DICE से आप याद कर सकते हो। डिस्कवरी इंस्पेक्शन, I से इशूइंग कमीशन, C से कंबाइनिंग प्रोडक्शन अकाउंट्स और E से इन्फोर्सिंग अटेंडेंस। एक आधा और जोड़ देता है यानी अदर मैटर करके। समन पर्सन टू अपील का मतलब क्या होता है, आपको समन नोटिस आएगा, समन नोटिस के अंदर का मतलब क्या होता है कि आपको पर्सनली प्रेजेंट होना पड़ेगा। आपको आप खुद या फिर अथराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू आपको यहाँ पर इसकी आपकी हियरिंग होगी, इस डेट को होगी, सेम डेट को अपना आना पड़ेगा। और आप बाउंड हो जाते हो ट्रुथ बताने के लिए, उससे रिलेटेड जो भी आपकी प्रोसीडिंग है, प्रोसीडिंग से रिलेटेड जो भी सच्ची बात होगी, सच बताने के लिए आप बाउंड होते हो। इस एक्ट के अंदर जो भी प्रोसीडिंग होगी जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाएगी, सेक्शन 193 228 इंडियन पेनल कोड के हिसाब से। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है आधार कार्ड वेरिफिकेशन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी। अभी जो बैंकिंग होते हैं, बैंकिंग के अंदर इन्होंने गाइडलाइंस दी हुई हैं कि अब जब आपके पास क्लाइंट आता है तो आप उसकी वेरिफिकेशन किया करो। तो इन्होंने बोल दिया वेरिफिकेशन करने के लिए आपको क्या करना है, आधार ऑथेंटिकेशन करना है आपको, ऑथेंटिकेशन अंडर द आधार कार्ड। ये सिर्फ बैंकिंग कंपनी के लिए है, बैंकिंग कंपनी के लिए ये। अगर रिपोर्टिंग एंटिटी बैंकिंग कंपनी है तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन करनी है उसकी। ऑफलाइन वेरिफिकेशन करनी है आधार में, एनी अदर केसेस में। अब जरूरी नहीं है आपको सिर्फ आधार कार्ड से ही करनी है, आप उसका पासपोर्ट चेक कर लो, सब में और है, और है यहाँ पर, और पासपोर्ट भी नहीं है, कोई भी उसका वैलिड डॉक्यूमेंट उठाओ यार, उससे चेक कर लो, सिर्फ वेरिफिकेशन ही तो करनी है उसकी आइडेंटिटी। अब इंस्टीट्यूट ने हमारे मजे क्या ले लिए थे, केस स्टडी पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया कि एक बैंक था, क्लाइंट आया, क्लाइंट कहता है मेरे पास इस टाइम आधार कार्ड तो नहीं है। तो बैंक कहता है मैं तो तेरा काम नहीं करता, तू अपनी आइडेंटिटी, उसने ना मना कर दिया उसका काम करने से। वो कहता है आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपकी वेरिफिकेशन नहीं हो सकती, आप आधार कार्ड ले गया हो। तो सेक्शन 11A के हिसाब से, PMLA के हिसाब से आधार ऑथेंटिकेशन नहीं था तो उसका पासपोर्ट ले लेता, और अदर डॉक्यूमेंट्स है उसके पास, वो से चेक कर लेता। जरूरी थोड़ी आधार कार्ड से चेक करना है, इन चारों पॉइंट में और है। इफ सेटिस्फाई दैट रिपोर्टिंग एंटिटी अदर देन बैंकिंग कंपनी, अब मान लो बैंकिंग कंपनी के अलावा कोई और कंपनी है, वो आधार ऑथेंटिकेशन करवाना चाहती है, तो आपके पास ना प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए वो वाला, फिर आप कर सकते हो। उसके बाद कहता है एनी मोड ऑफ आइडेंटिफिकेशन इफ ए रिपोर्टिंग एंटिटी परफॉर्म ऑथेंटिकेशन टू वेरीफाई आइडेंटिटी क्लाइंट बेनिफिशियरी इट शैल मेक अदर मोड ऑफ आइडेंटिफिकेशन अंडर क्लोज CBED, कर सकते हो आप। अच्छा ये रहा वो वाला पॉइंट, मोड ऑफ आइडेंटिफिकेशन है वॉलंटरी चॉइस। भाई तेरी वॉलंटरी चॉइस है, क्लाइंट के पास वॉलंटरी चॉइस है, वो आधार कार्ड देना चाहे आधार कार्ड दिखा देगा, पासपोर्ट देना चाहे पासपोर्ट दिखा देगा, कुछ और दिखाना चाहे कुछ और दिखा देगा, जिससे उसकी आइडेंटिटी प्रूफ हो जाए, पैन कार्ड दिखा देगा। अब आप जो बायोमेट्रिक करते हो, बायोमेट्रिक आधार नंबर जो आपने उसकी बायोमेट्रिक उसके अंगूठे का निशान लगवाया था, या जो भी ऐसी कुछ चीज़ें करवाई थी बायोमेट्रिक के थ्रू, आप वो ना स्टोर करके मत रख लेना, कल को आप उसका मिस यूज़ कर रहे हो तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप उसको स्टोर नहीं कर सकते, वहीं का वहीं वहाँ पर डिलीट हो जाएगा बस चेक करने के बाद बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। एडिशनल सेफगार्ड दी हुई है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम नोटिफाइंग एडिशनल सेफगार्ड ऑन एनी रिपोर्टिंग एंटिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी क्लाइंट बेनिफिशियरी ओनर। आधार नंबर बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का दिया हुआ है मीनिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को फर्दर मोर वीडियोज़ के लिए।